आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। आइए जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बारी है टैली प्राइम के अंदर जीएसटी सीखने की। पहले जीएसटी के टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर टैली के अंदर इसके इनवॉइस कैसे बनाने हैं वो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। क्योंकि जीएसटी के अंदर आने वाले टर्म्स को अगर आप थ्योरेटिकल पहले समझ लेते हैं, क्योंकि एक लॉ से अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले जो अलग अलग टर्म्स हैं वो अगर आपको पता है तो आप जाकर टैली में उसकी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री तो हमें प्रैक्टिकली सीखना है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिरकार जीएसटी क्या है। तो आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं आपको फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो इसका फुल फॉर्म है, कोई भी बता सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स असल में जीएसटी है क्या, कब इम्प्लीमेंट हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिए, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज लेव्ड ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई। ये अंग्रेजी में समाचार है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है। ये क्यों कलेक्ट करती है आगे जानने वाले हैं। फिलहाल ये गुड्स का सप्लायर और सर्विस का सप्लायर पर चार्ज करता है। तो जब भी आप गुड्स बेच रहे हैं तो वहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। यदि आप सर्विसेज दे रहे हैं तो भी जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के एक एक करके समझाऊंगा। याद रखनी है यहाँ पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस लाइक उसका फुल फॉर्म, उसके गुड्स के सप्लायर और सर्विसेज के सप्लायर होने पर चार्ज किया जाता है। याद रखिए। दूसरा, देयर आर सो मैनी टैक्स। अभी ये जीएसटी आया, इसके लिए थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस that are levied by the central and state government on goods and services। मतलब वहाँ पर बहुत सारे टैक्स थे। इसके पहले जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स हुआ करता था, इम्पोर्टेड ड्यूटीज, लग्जरी टैक्स होते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स होते थे, सेल्स सर्विसेज टैक्स होता था, एग्जेट्रा। तो इन सभी टैक्स को बंद कर दिया गया और इन सभी को कंबाइंड करके जीएसटी निकाला गया। ये याद रखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि देखिए, दो तरह के टैक्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आके आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा डायरेक्टली तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। आपके इनकम के ऊपर डायरेक्टली इनकम वेरीफाई किया और डायरेक्टली चार्ज किया गया तो उसे इनकम टैक्स बोला जाता है। इनकम वेरीफाई करके, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट खुद चार्ज कर रही है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि भाई अगर आप इतने का गुड्स बेच रहे हो तो इस गुड्स का टैक्स बनता है, तो वो टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट करो और हमें पे करो। देखिए, टैक्स पे करना कस्टमर को ही है, याद रखिए। हाँ, जो बिजनेस पर्सन है वो अपना इनकम के ऊपर इनकम टैक्स भरेगा। जितना इनकम उसका होगा, इनकम के ऊपर वो लोग इनकम टैक्स भरेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट के इंड यूज़र नहीं है। याद रखिए, जो प्रोडक्ट के इंड यूज़र होते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आप यदि खुद भी खरीद रहे हैं मार्केट में तो वो जीएसटी इंक्लूड रहता है। आप शॉप खरीद लीजिए या फिर कुछ भी खरीद लीजिए,
जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होके आपके पास आती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जैसे कि मतलब जो मैन्युफैक्चरर वगैरह नहीं होता है, या फिर जो लाइक मिल्क वगैरह होता है जिसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं रहता है, वो टैक्स फ्री गुड्स में आ जाता है और टैक्स एग्जेम्पशन गुड्स में आ जाता है। तो वो आगे हम जानने वाले हैं कि क्यों रहता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आ जाता है इसलिए उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। वैसे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, उसका अलग लॉ दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि फिलहाल हम जो देख रहे हैं कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो टैक्सेस हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, इन सभी को हटा दिया गया क्योंकि अलग अलग टैक्स होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होती थी और यूज़र को भी अलग अलग टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था और अलग अलग डिपार्टमेंट था, और भी बोल सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो इन सभी को हटा के गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। याद रखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सभी टैक्स कंबाइंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक साथ। सर्विसेज के ऊपर लगेगा, सर्विसेज गुड्स के ऊपर लगेगा, तो गुड्स टैक्स, ओके। और ये वन नेशन वन टैक्स भी है। अब इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जीएसटी जान लिया, गुड्स के ऊपर याद रखिए जो बिजनेस पर्सन है जिसको अपने इनकम पर टैक्स भरना है, वो गुड्स का टैक्स नहीं भरता है। यदि वो भरेगा तो क्या होगा, वो ऑलरेडी गुड्स परचेज किया है, गुड्स उसके ऊपर टैक्स लगा, तो वो दोबारा उसे कैसे टैक्स को रिटर्न लेगा? टैक्स को रिटर्न लेगा कंज्यूमर से, क्योंकि वो कंज्यूमर को बेचेगा तो वहां से भी टैक्स कलेक्ट करेगा। याद रखिए, तो जो अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर ही होता है। टैक्स कंज्यूमर को पे करना है, इंड यूजर को पे करना है। आप जो भी चीज खरीद रहे हो, लाइक आप टीवी खरीद रहे हैं या फिर लैपटॉप खरीद रहे हैं, व्हाटएवर, आपको टैक्स पे करना है। याद रखिए, उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है। एंड जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ऑफकोर्स आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो मैंने आपको बता दिया। आइए कुछ और चीज़ों को जानते हैं। आगे जीएसटी के कुछ टर्म्स होते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है, इसको जीएसटी आईएन नंबर क्यों कहते हैं और ये कितने डिजिट का रहता है, ये जानने में आप ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। नोन एज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका एक आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वैसे ही एक बिजनेस पर्सन का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। याद रखिए, अगर आपका भी एक बिजनेस है और आपके पास जीएसटी नंबर रहता है, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया है, तो जीएसटी आईएन नंबर मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर इज असाइन टू एवरी जीएसटी रजिस्टर पर्सन। जिसने रजिस्टर किया है उसको मिलेगा और वो 15 डिजिट का रहता है। याद रखिए, 15 डिजिट में पहला जो 2 नंबर है वो आपका स्टेट कोड होता है, बाकी का 10 डिजिट जो रहता है वो आपका पैन कार्ड नंबर रहता है। उसके बाद लास्ट का जो 3 डिजिट रहता है वो आपका रैंडम नंबर रहता है, जिसे एरिया जनरल कोड बोलते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, पहले 2 जो डिजिट है वो क्या रहेगा, स्टेट कोड, बाकी का 10 कैरेक्टर जो रहेगा वो आपका पैन कार्ड नंबर, और लास्ट का जो 3 डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल एरिया कोड। आपको नीचे एग्जाम्पल में दिख रहा है 2 डिजिट स्टेट कोड, 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर एंड देन लास्ट 3 डिजिट जनरल एरिया कोड। तो आपको ये समझ में आया होगा, जीएसटी आईएन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपका एक बिजनेस है, जीएसटी में रजिस्टर है, तो आपके पास एक जीएसटी नंबर रहेगा। तो ये टर्म्स को समझ लिया आपने। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। रजिस्टर्ड पर्सन, a registered person is one who has registered under GST। जिसने रजिस्टर किया है जीएसटी में वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और जिसने रजिस्टर नहीं किया है ऑफकोर्स वो
अनरजिस्टर्ड पर्सन उसे बोला जाता है। तो जिसका जीएसटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसके पास जीएसटी आईएन नंबर रहेगा उसके पास। तो ये छोटा सा टर्म्स है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, किसी ने यदि पूछ लिया तो आप वहाँ पर बता सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन क्या है और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है। तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ये समझना है। और नेक्स्ट है जीएसटी टर्म्स, और इसमें हम देखने वाले हैं जीएसटी में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे। इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल्स विद इन अ स्टेट। याद रखिए, जब कभी भी आप अपने ही स्टेट में, आप अगर एक बिजनेस पर्सन हैं, आप अपने स्टेट में से माल खरीद रहे हैं। एग्जांपल लेता हूँ, बिहार का भागलपुर में मेरा बिजनेस है और मैं नाथनगर से गुड्स खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेज होगा। इंट्रा स्टेट परचेज विद इन स्टेट। याद रखिए, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही। और मैं भागलपुर के किसी पार्टी को बेच रहा हूँ या फिर मैं बिहार के किसी पार्टी को बेच रहा हूँ, जैसे मैं बेच रहा हूँ सबौर में, तो ये बिहार के अंदर ही आता है। तो ये होगा इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल्स विद इन अ स्टेट। याद रखिए, आपके स्टेट के अंदर ही परचेज या सेल्स होगा तो इसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटर स्टेट। इंटर स्टेट किसे कहा जाता है? परचेज एंड सेल्स बिटवीन टू स्टेट। एग्जाम्पल, बिहार से आपने झारखंड को बेचा था, या फिर बिहार से आपने मध्य प्रदेश को बेचा, या फिर बिहार से उत्तर प्रदेश को बेचा। ऐसे स्टेट के बीच में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे इंटर स्टेट कहा जाता है, राइट। याद रखिए, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट और इंटर स्टेट। अब ये टर्म्स क्यों है? क्योंकि जीएसटी के अंदर ये टर्म्स यूज किया जाता है। इंट्रा स्टेट के ऊपर वहाँ पर टैक्स के लिए अलग से कैलकुलेशन होगा, ये समझने वाले हैं। और इंटर स्टेट के ऊपर कैलकुलेशन अलग होगा, टैक्स रेट वही रहता है, टैक्स रेट बदलता नहीं है। आप कहीं पे भी बेचो, टैक्स रेट सेम रहने वाला है, क्योंकि जीएसटी से टैक्स रेट का डिफरेंस हटा दिया गया है। तो वही जानने वाले हैं हम लोग। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज अ स्टेट टैक्स कंट्रोवर्सी क्या थी? तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा फेस की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कंट्रोवर्सी ऐसी थी जैसे अगर बिहार में से कोई कंपनी रन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लायर रिलायंस, या फिर सपोज रिलायंस की कोई भी कंपनी ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसे बिहार में टैक्स ज़्यादा लग रहा है एक्साइज का, या फिर जब गुड्स बेच रहे हैं तभी मैन्युफैक्चरिंग का एक्साइज का टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या करेगी? वो स्टेट अगर उसे देखा कि गुजरात में टैक्स कम लग रहा है एक्साइज का, क्योंकि ये पहले टैक्स कैसे था, बिफोर जीएसटी था कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स का रेट लगाता था, तो गुजरात में टैक्स कम है, तो ये क्या करेगी? सारी कंपनी अपना कारोबार शिफ्ट करेगी गुजरात। और ऐसा ही हो रहा था रियल में हो रहा था। जो उनके अगल बगल में स्टेट थे उनके बीच ये सारी प्रॉब्लम हो रहा था। वो लोग टैक्स रेट कम कर रहे थे ताकि कंपनी हमारे पास आए। ऐसे स्टेट थे जो डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उनके पास कुछ टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे कंपनी ही नहीं आ रही है और उनका टैक्स रेट हाई है, तो वहाँ पर जाकर क्यों मैन्युफैक्चर करे? तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि सभी स्टेट को प्रॉपरली डेवलप होना चाहिए, तो उसके लिए उनको टैक्स भी तो मिलना चाहिए। टैक्स मिलेगा तो ही प्रॉपरली डेवलप हो पाएंगे, क्योंकि टैक्स पे ही सारा खर्चा चलता है। टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। इससे ही गवर्नमेंट चलता है। तो गवर्नमेंट कैसे चलेगा? आपके शहर में जो सड़क है जो बनी है वो आपका टैक्स के पेमेंट से बनता है। जो भी आपका सरकारी हॉस्पिटल वगैरह चलता है वो सारे टैक्स के पेमेंट से चलता है। उन सभी का सैलरी हमारे टैक्स से पे किया जाता है। कुछ स्टेट पे करती है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट हैंडल करती है, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट स्टेट हैंडल करती है, वैसे सेंट्रल भी कुछ हैंडल करती है। वैसे दोनों जगह पर टैक्स मिलना चाहिए, इसलिए स्टेट के पास भी टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, इसलिए जीएसटी लगाया गया है।
सपोज मैं बिहार से गुजरात में गुड्स बेच रहा हूँ तो भी वही टैक्स लगेगा, और गुजरात से बिहार में खरीद रहा हूँ तो भी वही टैक्स लगेगा। जो भी है टैक्स रेट वही रहेगा। फिर कंपनी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि गुजरात में कम टैक्स है, वहाँ पे भी उतना ही टैक्स रहेगा, यहाँ पे उतना ही टैक्स है, वहाँ पे भी उतना ही टैक्स, यहाँ पे जितना है उतना ही वहाँ पे भी लगेगा, उतना ही टैक्स थे। जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, ये पहले बहुत था, इसके वजह से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी, इसका मेन कारण यही था। और बाकी भी बहुत सारे टैक्स अलग अलग थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती थी और कैलकुलेशन वगैरह बहुत झमेला था। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इस पार्ट में हमने जाना जीएसटी के कुछ टर्म्स। यदि आपने इस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।